Hello everyone, welcome to the channel, and in this video we are going to cover chapter 2 of class 9 constitutional design from civics. So ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपको देखने को मिलने वाले हैं. अब ये चैप्टर हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इट्स टाइम दैट वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर. ऑल्दो हमने सारे जो हमारे फर्स्ट चैप्टर से वर्क के साथ हमने सारी चीजें कवर कर ली है यहाँ पर. नाउ इट्स टाइम कि वी स्टार्ट है ना, वी स्टार्ट विद आवर चैप्टर 2 सीरीज. एंड ये हमारा चैप्टर 2 सीरीज का फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि अभी हमारा चैप्टर 2 हिस्ट्री बाकी है. बाकी सारे चैप्टर्स भी अभी हम धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, देखो अब एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट, लाइक व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन. देखो प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ के आए थे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था विच इन विच वी डिड कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर लाइक क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक काइंड ऑफ अ रूल बुक होता है. उस रूल बुक में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, एंड दोज रूल्स एंड रेगुलेशन हैव टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, राइट. एंड इफ वी गो बियॉन्ड दैट और इफ वी डोंट फॉलो दोज रूल्स तो हमें पनिशमेंट मिलती है. बट ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड इट, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी इस चैप्टर में. कुछ केस स्टडीज हैं विच वी विल बी सीइंग. देखो अगर हम देखें तो हमारा पहला टॉपिक ये है कि एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में बना, तो बना कैसे, what was the reason behind it, like what was happening in the South Africa. So let's just get started into the topic. And सबसे पहले हमें पता चलता है कि ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे स्क्रीन पर, ये कौन है, इनकी थोड़ी सी बातें उससे पहले जान लेते हैं. I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I have hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. So what this all about, what this person is trying to say, इनका नाम है नेल्सन मंडेला जी. अब ये जो नेल्सन मंडेला थे, इनके सिटी में नहीं, इनके कंट्री में एक बहुत कुछ तो गलत हो रहा था, एंड ही वाज फ्रॉम साउथ अफ्रीका. अब साउथ अफ्रीका में कुछ भी नहीं हो रहा था. साउथ अफ्रीका में राज करते थे ब्रिटिशर्स, एज वी नो दैम. ब्रिटिशर्स अपनी एक मतलब एक अपार्थाइड सिस्टम चलाते थे. एक जो इंसान रेस के हिसाब से गलत या सही डिसाइड करता था. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू कि मेरी क्लास में दो बच्चे हैं, एक बच्चा जिसका बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन है और एक बच्चा जिसका थोड़ा डल कॉम्प्लेक्शन है. तो जब मैं दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस क्रिएट करने लग जाऊँ, एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाऊँ, एक को ज्यादा प्रेफरेंस देने लग जाऊँ, तो हाउ वुड यू फील, यू विल फील बैड, राइट. एंड एग्जैक्टली, बिकॉज एक टीचर के लिए हर बच्चा इक्वल होता है, बट एक कोई भी ऐसा टीचर हो सकता है जो ऐसा बिहेवियर इनकलकेट कर रहा हो अपनी क्लास में. ऐसे ही नेल्सन मंडेला जी के देश में विच इज साउथ अफ्रीका, वहां पर आए हुए थे अंग्रेज, है ना, एंड दे वर सपोर्टिंग अंग्रेज ओनली, लाइक हु लुक्ड वाइट बेसिकली, वो उनको सपोर्ट करते थे, बाकी सब लोग कहीं भी जा सकते थे. तो नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. साउथ अफ्रीका में जो गवर्नमेंट थी, दोज व्हाट दैट वाज फाउंड बाय द ब्रिटिशर्स. अब ये जो ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर गवर्नमेंट बनाई गई थी, बच्चा इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोला कि अरे नेल्सन मंडेला जी, आपको तो हम देशद्रोही बोल रहे हैं ना, आप जेल में जाओ, है ना, आप जेल में चले जाओ. बिकॉज ये जो व्हाइट डोमिनेट कर रहे थे सोसाइटी में, वो बहुत कुछ लोगों को जीने नहीं दे रहे थे, उनको कुछ करने नहीं दे रहे थे. इसके खिलाफ ही आवाज उठाते हैं, और आवाज उठाने के खिलाफ इनको जेल भेज दिया जाता है, अपने देश से देश निकाला दे दिया जाता है. कुछ 7 अदर लीडर्स उनको भी भेज दिया जाता है और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुना दिया जाता है कि जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आप जेल में रहोगे. एंड दैट हैपेंड इन 1964. दैट वाज टू लेट. हमारा आजादी हमें मिल चुका था, लेकिन दीज पीपल वर स्टिल सफरिंग फॉर देयर फ्रीडम. In 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country, और उन्होंने उनकी कंट्री में जो apartheid सिस्टम चल रहा था वो उन्होंने क्या बोला उसके खिलाफ. Now what is apartheid system, I'll be telling you just in a minute. And spent 28 years in South Africa's dreaded prison, that was the Robben Island. Remember कि कौन से जेल में थे, Robben Island एक जेल था. आइलैंड में क्यों भेजा जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली आसपास ऐसी जगह नहीं भेजा जा सकता ना जहाँ पर लोग आ जाए उनसे मिलने, और इट्स वेरी कॉमन फॉर पीपल टू प्रोटेस्ट, वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाए. इसलिए एक ऐसी जगह पर भेजा जाता है जो आइलैंड जगह है, जहाँ पर चारों तरफ जो पानी से घिरी हुई है, कोई अटैक न कर दे. उनके सपोर्टर्स आएंगे तो हम वो बहुत पहले से ही रोक लेंगे उनको, उनसे मिलने तक भी नहीं देंगे, एंड थिंग्स लाइक दैट, फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट, फॉर सिक्योरिटी पर्पस ऑल्सो. अब ये स्ट्रगल शुरू होता है साउथ अफ्रीका का, स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम. एंड बिफोर वी एक्चुअली नो कि व्हाट इज अपार्थाइड सिस्टम, तो डेफिनेशन देखो. अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम, प्लीज रिमेंबर दिस, ये हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम
of racial discrimination unique to South Africa while Europeans imposed a system on South Africa. क्या है ये? अपार्थाइड एक ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था जो साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ हो रहा था और यूरोपियंस उसको एम्फसाइज कर रहे थे वहां के लोगों के लिए। ये पिक्चर आप देख सकते हो, ये हमारा देखो अपार्थाइड का डेफिनेशन देखो ध्यान से। The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. लोगों के स्किन कलर के हिसाब से भाई, लोगों के स्किन कलर के हिसाब से उनके साथ उनका बिहेवियर, उनके साथ उनका बिहेवियर पैटर्न सब कुछ डिसाइड होता था। एंड दैट वाज अपार्थाइड सिस्टम फ्रॉम द ब्रिटेन गवर्नमेंट या फिर यूरोपियंस, क्योंकि वहां पर सिर्फ ब्रिटेन नहीं था, बाकी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज भी राज कर रहे थे। सो अपार्थाइड वाज अ नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एंड व्हाट डू वी मीन बाय रेशियल? जो हम रेस किसी का जो दिखने का तरीका उसके हिसाब से उसको जज करें। एंड दे वर मेजरली जजिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो ये हमारे साथ हो रहा है। ड्यूरिंग 17 एंड 18 सेंचुरी द ट्रेडिंग कंपनीज ऑफ यूरोप ऑक्यूपाइड साउथ अफ्रीका। बहुत सारी जो कंपनी थी, जैसे हमारे पास भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी, ऐसे ही बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका को कैप्चर करा हुआ था। और जब हम किसी भी कंट्री को कैप्चर करते हैं तो क्या होता है, ऑब्वियसली उसकी सारी प्रॉब्लम, उसकी जो भी सारी चीज होती है वो हमारे ही हाथ में आ जाती है, जितनी पावर होती है वो हमारे हाथ में आ जाती है। A large number of white had settled in South Africa and became the local rulers. अब बहुत सारे जो साउथ अफ्रीकन लोग थे, यानी कि व्हाइट जो थे, वो लोग साउथ अफ्रीका में आके सेटल होने लगता है बिकॉज उन्होंने यहाँ पर अपनी कंपनी खोली है एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी सारी बातें देखी हमने। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ऑब्वियसली ब्लैक इन कलर बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल रीजन, बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स, राइट? वी कांट हेल्प इट। They made up about 3/4 of the total population और उनको black कहते थे so called। कितना था ये लोग? 75% थे basically in all these were the 75% people and these were ruled by the other 25% of the people. Beside these two groups there were mixed races such as colored and they were actually the migrated people from India. तो सोसाइटी में हमें क्या दिख रहा है? सोसाइटी में we can see white, those were obviously Europeans, ठीक है। वी सॉ ब्लैक एंड ब्लैक वर कौन? नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, नेटिव्स ऑफ साउथ अफ्रीका। व्हाट डू वी मीन बाय वर्ड नेटिव? नेटिव बेसिकली का मतलब होता है जो जहां पर वहीं पर वो पैदा हुआ। और फिर यहाँ पर एक कलर, एक और जो है कॉम्पोजिशन, दैट इज कलर्ड, है ना? आपने गाना सुना है ब्राउन मुंडे, है ना? तो यहाँ पर ये जो लोग इंडिया से आए थे, बेसिकली हम इसको कह देते हैं इंडियन जो माइग्रेट कर गए थे। माइग्रेशन क्या होता है? जब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं लोग जॉब या फिर कोई काम के सिलसिले में एंड ऑल दैट। तो ये तीन कैटेगराइजेशन हमें लोगों की देखने को मिलती हैं। और व्हाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन व्हाइट एज इंफीरियर। तो ये लोगों के हाथ में था भाई पैसा, और ये लोगों के हाथ में पैसा होने की वजह से इन लोगों के साथ और इन लोगों के साथ एक इंफीरियर बिहेवियर किया जाता था। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इंफीरियर बिहेवियर? वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इंफीरियर बिहेवियर का मतलब होता है कि ना तो आपके पास वोटिंग राइट होंगे, आप बहुत ऑपरेसिव एनवायरनमेंट में जीने वाले हो, आपको ना किसी टैक्सी में बैठने दिया जाएगा, होटल्स में एंट्री नहीं होगी। सच में reality exactly this was faced by South Africa for a longer period of time and still a lot of South African countries are still suffering because of the fact कि वहाँ का डेवलपमेंट इतना पीछे हो चुका है कि वो लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर द रियल डेवलपमेंट। तो अब नॉन वाइट लोग जो होते थे ना, वोटिंग राइट नहीं देते थे। जो नॉन वाइट लोग हैं, लाइक अगर आप वाइट नहीं देखते तो यू वोंट हैव दी वोटिंग राइट, तो फिर तो सरकार व्हाइट लोगों की बननी थी। उसके बाद अपार्थाइड सिस्टम पर्टिकुलरली ब्लैक्स के लिए काफी ऑपरेसिव था और उनको जो जहां पर व्हाइट लोग रहते थे यानी कि गोरे लोग रहते थे वहां पर ब्लैक लोगों को रहने भी नहीं दिया जाता था। दे हैड सेपरेट थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। वो व्हाइट एरिया में परमिट के साथ ही काम कर सकते थे, अदर वहां पे घुस भी नहीं सकते थे, वहां पर घुसना अलाउड ही नहीं था। अब आप सोचो कि कोई रास्ता है और वो शॉर्टकट के तरीके से यूज करा जा सकता है और वहां पर ब्लैक को जाना अलाउड नहीं था, तो वो 2-3-4 घंटे घूम घूम के अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते थे। तो रास्ता जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तो उन्होंने ब्लॉक करी हुई थी। ठीक है, ट्रेनें, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट्स एंड एवरीथिंग पॉसिबली दैट सोसाइटी ऑफर्ड ड्यूरिंग दोज टाइम्स वर एक्चुअली सेपरेटेड और इसको कहते थे सेग्रीगेशन। ठीक है, तो जल्दी से बताओ फटाफट से, अगर हमसे पूछे जाए कि सेग्रीगेशन, बच्चा पूछा जाएगा है ना, पूछे जाते हैं, तो सेग्रीगेशन मतलब होता है जब आप कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सेपरेट
कर दो चीजों को लेके, ठीक है, क्या कर दो, जब आप किसी चीजों को सेपरेट कर दो, दैट इज द सेग्रीगेशन। तो सेपरेट पूल्स होते थे, वॉशरूम सेम वॉशरूम नहीं यूज करने दिए जाते थे एंड थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद दे कुड हैव नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द व्हाइट्स वर्शिप। अब जो लोग चर्च जाते थे, व्हाइट्स लोग अगर वहां पर हैं तो उनको व्हाइट चर्चेज में जाना अलाउड नहीं था। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। और आप बोलोगे कि आवाज क्यों नहीं उठाई जाती थी, ये लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे थे, बिकॉज अभी टाइम लगेगा ना प्रोटेस्ट करने में। दे वर नॉट दैट पावरफुल कि अरे आज हम दंगा फसाद कर देंगे, यू नो वी विल रिवोल्ट, नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। सिंस द 1950s द ब्लैक एंड द कलर्ड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम, लेड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। तो यहाँ पर होता है बहुत ज्यादा स्ट्राइक, अब धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगता है। बिकॉज समझ में इसलिए आता है कि देखो, जब इंडिया को आजादी मिली तो बहुत सारे देशों ने आजादी मांगी, जैसे कि श्रीलंका वाज वन सच कंट्री। एंड इंडिया के बाद फिर आपको पता है कि बेल्जियम वगैरह में बहुत सारी जगहों पे एक फ्रीडम मूवमेंट चलाया जाता है। इंडिया से काफी लोग मोटिवेट हुए थे, और जैसे इंडिया ने कांग्रेस का सहारा लिया था, वहीं पे अफ्रीका में बनी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो अब इस चीज से उनको हेल्प करने वाली है। और इन्होंने बनाई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली जो कि एक कॉमन इंटरेस्ट को, आप बोलते हो ना हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, सो वी फील लाइक अ फैमिली, वी आर शेयरिंग द सेम रूम, तो वी आर फीलिंग लाइक कि हमारे कजिन है, फैमिली है ना। व्हेन वी आर शेयरिंग द अम्ब्रेला विद समवन, ऐसा तो है नहीं कि आप किसी आस पड़ोसी को, अपने दुश्मन को बुला लोगे, है ना, आप अपना अपना अम्ब्रेला उसी के साथ शेयर करोगे जिसके साथ आपको लगता है कि यू नो इट्स गुड एंड इट्स सेफ। तो जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, वो अब यहाँ पर ये जो पूरा पॉलिसी चलाया जा रहा है अंग्रेजों की तरफ से, जो गंदी गंदी सी पॉलिसी है, घटिया सी पॉलिसी है, अब इस पॉलिसी की जिम्मेदारी जो है वो लेता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और वो बोलता है कि देखो, अब मैं हमारे देश को सुधारने वाला हूँ, और अब हम ये स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन, ये जो सेग्रीगेशन अमेरिकन सॉरी ये जो सेग्रीगेशन ब्रिटिशर्स ने किया हुआ हमारे साथ, अब हम इसके खिलाफ लड़ने वाले हैं, एक बढ़िया सा एक्शन लेंगे, बहुत जो है अपनी खुद से कोशिश करेंगे। तो एक ऐसा जो है ऑर्गेनाइजेशन जो कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता हो, दैट इज द और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। और अफ्रीका के लिए वो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जैसे हमारे पास थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग दोस टाइम्स। अभी उसका रेलेवेंस थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि दे डोंट हैव गुड लीडर्स, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन फ्रीडम में तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं उसका, ठीक है। शी वाज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। चलो, तो यहाँ पर हमने इतनी चीजें देखी, आई होप आपको इतनी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है तो वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे जल्दी से, ठीक है। चलो, तो अब बेसिकली नाउ सिंस यू डोंट हैव एनी डाउट, दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर्स। ये जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, इससे बहुत सारे वर्कर्स यूनियन अपने बनाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वर्कर्स को भी प्रॉब्लम हो रहा था, एवरीवन वाज नॉट हैप्पी विद द सेग्रीगेशन दैट ऑब्वियसली जो वाइट पीपल ने करी हुई थी अफ्रीका में। भाई हमारा ही देश है, हमारा ही देश है, हम मेजोरिटी में है, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, और तुम लोग यहाँ पर आकर राज कर रहे हो, बहुत मस्त, बहुत बढ़िया। एंड कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसको सपोर्ट करा, तो नंबर वन पॉइंट। बहुत सारे सेंसिटिव व्हाइट लोगों ने भी ना, जब भी हम सोचते हैं ना कि अंग्रेज बुरे थे, एक्चुअली में अंग्रेज तो बुरे थे, बट हर अंग्रेज बुरा नहीं था। सर्टेनली हमारे पास भी कुछ ऐसे अंग्रेज रहे हैं कि जिन्होंने हमें हेल्प भी किया है। सो वी ऑल्सो हैव हैड सर्टेनली फ्यू पीपल वो एक्चुअली हेल्प्ड अस, जिन्होंने हमारा हेल्प किया और हमें काफी ज्यादा समझा और हमें समझने की कोशिश भी करी। तो मेनी सेंसिटिव व्हाइट आल्सो जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू अपोज अपार्थाइड एंड प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल रीडिंग इन द स्ट्रगल। और यहाँ पर हमारे जो बहुत सारे लोग थे ना, उन्होंने भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प करी यार। देवर लाइक कि हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे एंड वी आर गुड टू गो एंड यू नो वी लिसन टू यू, हाँ हम सेंसिटिव हैं। बिकॉज होता है ना कि हर एक, मान लो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है एंड दे आर नॉट गुड, बट उनमें से एक बंदा जरूर होगा जो उसको जिसको लगेगा कि यार ये जो हम कर रहे हैं ना बिल्कुल सही नहीं है। सो एग्जैक्टली द सेम वे कुछ अंग्रेज थे जिनको लगता था कि यार क्या गलत बात है ना, ये तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, हम दूसरे के देश में आए, उस बंदे को ही उसी के घर में रह रहे हो और उसी को खाने नहीं दे रहे, उसकी फेवरेट चीज है, समझो, है ना। तो वो कुछ ऐसे भी लोग थे जो इतने सारे सेंसिटिविटी दिखा रहे थे। तो सेवरल जो कंट्रीज थी उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट करा कि भाई ये जो अंग्रेज कर रहे हैं ये अनजस्ट है, यू नो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट प्रॉपर एंड ये रेसिस्ट बिहेवियर है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि रेसिस्ट क्या होता है। देखो, जो रेसिस्ट हमारा टर्म हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स कि जब भी आप किसी के साथ कोई भी डिफरेंस या कोई भी भेदभाव, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करते हो, और वो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन रेस,
रेस यानी कि अरे वो F1 की रेस की बात नहीं हो रही है. रेस बाय मीन हाउ डू वी लुक लाइक, व्हाट डू वी लुक लाइक, डू वी लुक लाइक इंडियंस, डू वी लुक लाइक चाइनीज, डू वी लुक लाइक अमेरिकन, या डू वी लुक लाइक अंग्रेज इन जनरल. तो हम किसी के रेस के आधार पर उसको जज करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू नो, जब भी हम कोई क्या धर्म से है, क्या भाषा बोल रहा है, उसके हिसाब से हमारे साथ जब भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो सामने वाला रेसिस्ट है, आपकी रेस के हिसाब से आपको जज कर रहा है. एंड ये रेसिस्ट बिहेवियर सबसे ज्यादा देखा जाता है लड़कियों के साथ. एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ना, जब भी मान लो लड़कियों की शादी जब होती है तो उनको देखने के लिए एक ऐसा प्रोसीजर होता है, लाइक शादी वादी के लिए यू गेट टू द टू फैमिलीज गेट टुगेदर एंड दे गेट टू सी. एंड समटाइम्स द फैमिली रिजेक्ट द गर्ल, the other family rejects the girl saying the complexion of the girl is not fair. Not fair in the sense she is not fair. बताओ ऐसा होता है क्या? यस एग्जैक्टली होता है. इंडिया में आज भी रेसिस्ट बिहेवियर है. सो somebody discriminated her or maybe somebody in general because of how she looks or how she actually doesn't fit into the whiter category and all. Okay. The white racist government continued to rule by detaining, torturing, killing thousands of black and colored people. अब जो हमारी white government थी, जब भी लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते तो उसको गुस्सा आता था, क्योंकि देखो अगर हम दुश्मन के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो दुश्मन गुस्सा आ जाएगा. दुश्मन बोलेगा कि अच्छा बेटा हमारे खिलाफ आप लोग क्या करोगे, आवाज उठाओगे, तो वो हमें डिटेन कर देते. नाउ व्हाट डू वी मीन, वी वर बीइंग पुट बिहाइंड द जेल. हमें अफ्रीकन लोगों को जेल के पीछे डाला जा रहा है, जिसमें बहुत सारे इंडियन भी थे, इंडियन को मिक्स बोलते थे. इतना आपको पता है. टॉर्चर होता था, किलिंग होती थी, मार देते थे, सच में लोगों को मार दिया जाता था, क्योंकि बहुत बार इतना ज्यादा हाथापाई हो जाती थी, इतना ज्यादा टॉर्चर सीन हो जाता था कि पीपल वर एक्चुअली बीइंग किल्ड. इस पूरे सिचुएशन में लोगों को मारा भी जा रहा है. फिर इतनी सब कुछ पूरी कहानी जो हमने पढ़ी, इस कहानी का यही तो मकसद था कि अफ्रीका में जो प्रॉब्लम थी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम. सो नाउ रिकॉल, द प्रॉब्लम वाज ऑफ द अपार्थाइड सिस्टम दैट वाज बीइंग रन बाय द European countries. So now people had a problem with the system that was already existing in the country. Now they wanted to protest against it. They wanted to talk about it. Now how they'll talk about it? With the help of a leader. Leader के हेल्प से उन्होंने जो है कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट करा. They were having a mutual discussion and they came up to a conclusion कि अब हमें हमारी आज़ादी के लिए लड़ना रहेगा, और आज़ादी के लिए लड़ना रहेगा तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा कि दिस इज द रूल बुक एंड यू कांट डू दिस एंड यू कैन डू दिस एंड यू कांट डू दिस. वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा. तो अब अफ्रीका के लोगों को भी था कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन हो. As protests and struggle again, apartheid system increased, repressive policies were changed. जितना ज्यादा पूरे की पूरी दुनिया में चारों तरफ अफरा तफरी मचते हुए हम लोगों को देखने को मिलता है, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपार्थाइड सिस्टम के लिए, और क्योंकि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि काफी रिग्रेसिव पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की, तो अब गवर्नमेंट को लगा कि ओहो हो, अब तो हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज अब हटाने पड़ेंगे, हमें वो पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन करना पड़ेगा जिनकी हम अभी तक चलने नहीं दे रहे थे, उनसे बैन अपलिफ्ट करना पड़ेगा, सारे रेस्ट्रिक्शन मीडिया से हटाने पड़ेंगे. जो मीडिया पर कंट्रोल किया हुआ था हम लोगों ने, वो हम मीडिया से कंट्रोल हटाएंगे. आफ्टर 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. और आफ्टर 28 years of jail, 28 साल of their life he spent in jail. Can you imagine? For 28 years, people had to face discrimination on the basis of apartheid system. For 28 years, people struggled every day. Every day they has to face a discrimination. Can you imagine? No, right? क्योंकि हमें तो सारी फ्रीडम लगता है कि मजे में फ्री में मिल गई है. Finally, at the midnight of 26th April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world. And in today's present time, South Africa have the most beautiful constitution among all the nations. Literally the most beautiful and most protective, and literally such an amazing constitution साउथ अफ्रीका पीपल हैव दीज डेज. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफी बड़ा है. वी आर स्टिल अप्रिशिएटिंग दैट इट्स स्टिल वर्किंग फाइन, एंड वी हैवंट चेंज्ड इट अ लॉट. वी हैव मेड सम अमेंडमेंट्स, बट इट्स नॉट समथिंग ह्यूज, राइट. तो ये सारी चीजें हम भी कर रहे हैं, सारी चीजें हमने भी बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करी है. फाइनली एट द मिडनाइट बहुत सारी चीजें, न्यू फ्लैग हम लोगों ने बनाया.
मतलब साउथ अफ्रीका ने अनफ्लोर कर दिया एंड दे कॉल्ड देमसेल्फ एज अ डेमोक्रेसी, और अपार्थाइड सिस्टम केम टू एन एंड, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। और अब अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो गया, और अफ्रीका वालों का दिल देखो, अभी भी उन्होंने बहुत सारे वाइट लोगों को अपने देश से भगाया नहीं। लिटरली दे वर लाइक कि कोई बात नहीं, आपने इतना करा है, कोई दिक्कत नहीं है, सोचो ऐसा दे। और उन्होंने बोला कि हम मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बना लेंगे, कोई नहीं, बिकॉज उनको भी पता था ना कि हर अंग्रेज हर वाइट इंसान बुरा नहीं है, वो उनका भी आइडियोलॉजी था पूरा का पूरा। तो यहाँ से शुरू हो जाता है, एक उन्होंने अपना साउथ अफ्रीका बनाया जो क्वालिटी पर बेस्ड था, जहां पर अब कोई डिफरेंस किसी के साथ नहीं होगा, सब अपने खुद मर्जी से जहां जाना है मूवी थिएटर में बैठ सकते हैं, यू कैन गो टू एनी होटल, देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन एंड एवरीथिंग। So people, sat together and they draw up a common constitution. सारा democratic values, सब कुछ justice, सब कुछ उसमें डाला, and after 2 years of discussion, actually constitution जो है बन के ready हो गया. So what made this change possible was the determination of the South African people to work together to transform bitter experience into the binding glue of a rainbow nation. Now why do we call it a rainbow nation? Because of the multiracial thing that they focused upon, कि उनको अभी ये नहीं कि हमारे यहाँ पर सिर्फ black ही रहे, they were still happy कि black भी रहे, brown भी रहे, white भी रहे, अब हम mix racial कुछ भी नहीं करेंगे, mixed race से रहेंगे. So that is how you can call it as a rainbow nation. So that was the whole point of South Africa part. Now you must be wondering कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना लिया है, सब कुछ है, बट why do we need a constitution? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड ही क्यों होती है? Why do we actually need a constitution? चलो इस वाले पोर्शन को करते हैं. The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. It was not going to be easy for them to trust each other. अब ऐसे में खुद सोचो, ऑपरेसर जिसने गलत किया है और जिसके साथ गलत हुआ है, नाउ दे वांट टू लिव इन मतलब एक जगह पर उनको रहना है ना. इमेजिन करो कि दो दुश्मन है, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, फॉर दैट केस यू इमेजिन, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टू स्टे टुगेदर in a country despite of having differences. They disagreed on various terms, उनकी बिल्कुल नहीं बनती आपस में, और उनको एक जगह रहने को बोला जाए, तो there would be a lot of mistrust, there will be a lots of probability of battles again, they might fight with each other, और problems बहुत ज़्यादा serious भी हो सकती हैं. So oppressor और oppressed को अगर साथ में रहना है तो भाई बहुत ज़्यादा planning करनी पड़ेगी, दोनों को equal foot पे रखना पड़ेगा. Imagine. So it was not going to be easy. Black majority was keen to ensure that democratic principle of majority was not compromised. कि जब हमारा majority में है, हम लोग यानी कि 3/4 of the population हम share कर रहे हैं, तो हमारा majority वाला बिल्कुल compromise नहीं होना चाहिए. That was very clear with the people of South Africa. After long negotiation, both parties agreed to a compromise. बहुत सालों बाद, obviously 2 साल लगे, पूरा negotiation बनाया गया है और सारी चीजें करी गई. The whites agreed to principle of majority rule that one person one vote, and finally एक इंसान का एक ही वोट होगा, उससे अंग्रेज एग्री कर जाता है. वाओ, हमारे देश में हमारे ऊपर चला रहे थे, हमने तो भाई भगा दिया था. Now साउथ अफ्रीका बहुत पुअर कंट्री है, आज भी it's struggling, still struggling. A lot of South African countries are still struggling despite of having so much of resources, because those resources are actually captured by the Europeans till now. They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. कुछ basic rights जो गरीब और हमारे workers को मिलने वाले थे. And the black agreed that majority rule would not be absolute. अब क्या समझा आप लोगों को इससे कि majority रहेगी, majority रहेगी कि सत्ता तो किसके हाथ में है. ध्यान से सुनो कि हमारे क्लास में, ध्यान से सुनते हैं, एक एग्जाम्पल से इस पूरी कहानी को हम समझ सकते हैं. हमारे 100 people are there in our class, right? 100 students are there. 75 are imagine boys and 25 are girls. ठीक है. अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि बॉयज की चलने वाली है, बिकॉज बॉयज मेजोरिटी में है और चलनी भी चाहिए. लाइक जो भी मेजोरिटी में हो, कहीं ना कहीं डिसीजन ज्यादातर लोग जो चाहते हैं वही होता है. बट दैट वॉज मेड श्योर कि ये जो 75 बॉयज होंगे ये हमेशा अपनी मर्जी नहीं चला सकता है. लाइक एब्सोल्यूट पावर इनके पास नहीं होगी. तो ब्लैक ने बोला कि हाँ चलो एक काम करते हैं, जो यानी कि जो हमारे ब्लैक पीपल थे जो 75% में थे, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम अपनी एब्सोल्यूट पावर नहीं चलाएंगे कि कल को हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर देते हैं और अंग्रेजों को भगा देते हैं, व्हाइट पीपल को विल थ्रो आउट. वो सब नहीं हो सकता है. तो दे मेड अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ एग्रीइंग ऑन बोथ द साइड्स. द ओनली वे टू बिल्ड सच
थिंग, अगर हमें ऐसा कुछ करना था तो हमें एक ही चीज चाहिए थी, और वो चीज थी बच्चा लोग, हम यहाँ पर क्या करें, एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट करें, और वो ट्रस्ट होगा राइट डाउन सम रूल्स. नाउ इमेजिन यू एंड योर ब्रदर शेयरिंग द रूम. आप अगर एक रूम शेयर करते हो अपने भाई बहन के साथ, तो यू मस्ट बी हैविंग सम रूल्स, एंड दैट इज फॉर ऑब्वियस कि ये मेरा साइड है एंड दिस इज माय साइड. इफ यू क्रॉस दिस आई विल हिट यू, है ना, ये क्रॉस करा तो फिर यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. एंड सेम यहाँ पर हमने क्या बोला कि ये मेरे रूल्स है, मेरे रूम में आने से पहले यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स. और यहाँ पर ये रूल्स हमने बनाए, और जो ऐसा रूल बनाएंगे तो जब सबके लिए अच्छा हो. These rules lay down how the rulers to be chosen in future and agreed on some basic rights. Also, they agree that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore these. This set of basic rules is called a constitution. So basically, they made a rule book, and these rules cannot be changed by any government. They are fixed. They are fixed for a longer period of time and still relevant. ठीक है, सेम इंडिया ने भी करा है ऐसे. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका. ऑब्वियसली इससे पहले बहुत सारी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन बना चुकी हैं, एंड इंडिया इज वन सच कंट्री जिसने 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था. दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड बहुत ही बढ़िया है. एनीवेज, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंट ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट, नॉट मे बी एट बैज एट दी व्हाइट एंड ब्लैक. अब हर किसी के अपने ओपिनियन थे, बट इतना बुरा किसी के साथ नहीं हुआ है कि दुश्मन और दुश्मन साथ में रह रहे हो, एक ही थाली में खा रहे हैं. एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. हर एक चीज का, हर एक एसोसिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बिकॉज आप कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन की तरह देख रहे हो या कॉन्स्टिट्यूशन की रूल बुक की तरह देख रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. बिकॉज हमारे स्कूल में भी तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि भाई अगर लेट आए तो गेट बंद हो जाएंगे स्कूल के, एडमिट कार्ड के बिना एंट्री नहीं होगी, नोटबुक मेंटेन करनी है, होमवर्क नहीं देगी तो मैम नंबर नहीं देंगी, एग्जाम अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे. ये तो रूल बुक है ना हमारे स्कूल की. स्कूल में आप पिंक कलर की यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाते हो तो आंटी लालना साहब का बर्थडे हो, आपका कैजुअल पहनने का मन करो, आज तो यूनिफॉर्म पहनने का मन नहीं करो, बर्थडे भी नहीं, क्या करूँ, कुछ भी फेक तो कर सकता भी नहीं हो, क्योंकि मेरे तो टीचर को भी मेरा बर्थडे बताओ होगा, वो तो चेक कर लेगी, है ना, कि किसका हर महीने में बर्थडे आ जाता है. सो वी कांट डू दैट, राइट. सो वी ऑल्सो हैव सर्टेनली अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हम अपनी लाइफ में करते हैं, है ना. चलो, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by the people living together in a country. So constitution of a country is basically क्या, a set of written rules. Obviously it's written, it's not like कि मैंने अपने मन से रूल बना लिया, अभी मैं बाहर जाऊंगा तो सबको अपना रूल सुना दूंगा. That doesn't happen. कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ. ऑब्वियसली सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है. कुछ भी होता है ना, मान लो कुछ भी होता है, समथिंग हैपेंस एंड वी नीड टू फाइंड कि इसका सोल्यूशन क्या, विल ओपन द अपना कॉन्स्टिट्यूशन बुक एंड विल फाइंड द सोल्यूशन. ऑलराइट, दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी, दैट इज कॉल्ड द सिटीजन. ऑब्वियसली जिनको सिटीजन कहते हैं, एंड ऑल्सो रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. समझा आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, आई होप. तो इतनी चीजें हमने बेसिकली समझ ली. अब कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स. पहली चीज क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, डिग्री ऑफ ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच में लेके आता है. ऑब्वियसली ना, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ पर में सब बराबर है, मोदी जी भी बराबर है. लाइक मोदी जी के लिए कहीं ऐसा नहीं लिखा हो कि मोदी जी को एकदम रिटायरमेंट के बाद राजा बना दिया जाएगा, या ना ही विल हैव हिज ओन एम्पायर एंड डायनेस्टी. नो बेटा, हमारे पास हमारे सब लोगों को इक्वल है, ताकि सबके बीच में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बना रहे. सेकेंडली, स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन, और किसके हाथ में कितनी पावर होने वाली है. हमारे यहाँ पर भी तो पता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट कैसे बनेगी. इलेक्शन होंगे, लोग वोट देंगे, गवर्नमेंट बन जाएगी. कभी ऐसे बोला कि आज इलेक्शन नहीं करते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि देख लो, वो पर्ची वर्ची डालो, राजा मंत्री चोर सिपाही वगैरह कुछ खेल लेते हैं और अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं, है ना, ड्रॉ कर लो, है ना, ड्रॉ कर लेते हो, चलो भाई 10 पर जो है ना, ऐसे पूरा हेड उसमें एक बॉक्स में बॉल में पेपर डालेंगे और देखेंगे किसका नाम आया, हो मोदी जी को प्रधानमंत्री ने, हटा दो. ऐसा नहीं होता. वी हैव टू हैव अ सर्टेन वे. Thirdly, it lays down limits on the power of the government and tells us what the right of the citizen. गवर्नमेंट जब चाहे जब कुछ भी ऐसा नहीं कहे कि कल को गलती से हमसे कुछ गलती हो गई बहुत बड़ी और गलत, हमने इंसान को पॉलिटिक्स में ले आया, गलत पावर इंसान के हाथ में पावर दे दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दे मेरे को, है ना. जैसे हम क्लास अभी पढ़ के आए थे, परवेज मुशर्रफ ने जो किया था, एंड उसका खामियाजा आज तक पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है कि मिलिट्री के हाथ में पावर है, सरकार बेचारे कुछ नहीं करती, आम जनता सफर करती रहती है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. मिलिट्री अपने होशोहाश में पता नहीं कहाँ ही तो खोई हुई है ना. बस एक और चीज बुरी हो गई कि चाइना जैसा बेवकूफ निहायती एकदम घटिया देश उसका साथ दे रहा है. क्या करें यार गाइस, समझ नहीं आता कभी कभी. सो एनीवेज, थर्ड में लिखा होता है कि गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी. और फोर्थ आपको याद रखना है, एस्पिरेशन ऑफ द पीपल के बारे में ही बात करता है, और एक अच्छी सोसाइटी के बारे में ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है. ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नेसेसरली डेमोक्रेटिक. ये जरूरी नहीं है. ध्यान से सुन लेना, ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में काफी बार आया हुआ है.
देखो, अगर मैं आपको बोलूं ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप डेमोक्रेटिक हो, जरूरी नहीं है। लेकिन जिन कंट्री जो कंट्रीज डेमोक्रेटिक है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो जरूरी नहीं कि आप डेमोक्रेटिक हो, लेकिन अगर आप डेमोक्रेटिक हो तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जरूर बात रखना। जैसे चाइना के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ होगा, लेकिन वो डेमोक्रेटिक भी फॉलो करते हैं, कहीं भी नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी सब कुछ कर रही है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिकन ऑल्सो गेव देम अ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अमेरिकन पे भी एक टाइम पे ब्रिटेन ने राज करा हुआ है ना, बट कोई बात नहीं, अमेरिका काफी पहले आजाद हो गया था, उन्होंने काफी पहले आजादी हासिल कर ली थी। एंड ऑल्सो उन्होंने आजादी हासिल करने के बाद सबसे पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। After the revolution, the French people approved a democratic constitution. Since then, it has become practice in all democracies to have a constitution. तो यहाँ पर आफ्टर द रेवोल्यूशन इवन फ्रेंच पीपल जो हमने पढ़ के आए थे वो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और इसके बाद फिर सबने अपना अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है। और जब सबने बना लिया तो भाई हम अपने इंडिया का भी पढ़ेंगे, क्यों ना पढ़े भाई, हम अपने इंडिया का साउथ अफ्रीका ही का ही पढ़ते रहे। सो नाउ कम्स द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। How we actually came to this conclusion कि we wanted our Indian constitution. So now we have to get into this part of the section of society. देखो, the making of constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. जब हम बात करते हैं द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज और डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, एकदम आसान नहीं था। हमारे यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है कि भाई साहब कहीं इतनी डाइवर्सिटी है ही नहीं। पूरे दुनिया का इतिहास, ज्योग्राफी कुछ भी उठा के देख लो, जितनी डाइवर्सिटी इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी दुनिया में कहीं नहीं है। एंड नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डाइवर्सिटी इज बेसिकली व्हाट, जो हमारा डिफरेंस है, हमारा लैंग्वेज डिफरेंस, हमारा फेस्टिवल डिफरेंट, हमारे क्लोथिंग डिफरेंट, हमारे बिलीफ डिफरेंट, everything is different, our opinions are different, and that diversity, at least 10 lakh people were killed on both the sides of the borders related to partition. Yes, you heard me right, more than 10 lakh people were killed. Imagine, 10 lakh people were actually killed during the partition. The British had left it to the rulers of the princely state to decide whether they wanted to merge with India or Pakistan, or they wanted to remain independent. Now remember, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि जब हम आजाद होने वाले थे तो इंडिया डिड नॉट हैव स्टेट्स, है ना, इंडिया हैड प्रिंसली स्टेट, दोज वर रूल्ड बाय द प्रिंसेस, जहां पर प्रिंस बैठता था, राजा महाराजा बैठते थे। ऐसे ही जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन था वहां पर होता था राजा हरि सिंह। नाउ दिस राजा हरि सिंह एक्चुअली वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, ये रहना चाहते थे आजाद, because he do not wanted to go with the Pakistan and he do not wanted to go with the India, he wanted to remain इंडिपेंडेंट। एंड दैट इज द वे कि आज ये इतना बड़ा टसल क्रिएट हो गया है, बिकॉज जो राजा था उसने अगर बोल दिया होता सीधा कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो कुछ इशू नहीं होता। नाउ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द पार्टीशन टाइम, during the partition time, when Raja Hari Singh said कि I don't want to part of neither India, I'll remain independent, तो Pakistan people started attacking on Raja Hari Singh area, जो भी जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया था वहां पर पाकिस्तानी जो भी टेररिस्ट थे, you call them whatever you want to call them, they were attacking people, they were raping women, they were killing people brutally. So, you know, Raja Hari Singh called up Jawaharlal Nehru ji, who actually became the president, oh sorry, prime minister, who's the first prime minister. And now Jawaharlal Nehru ji said, I will only send my army only when you sign a particular document and you want to be a part of India, then only I'll help you. And obviously he had to sign that document, and that's called as instrument of accession. And that is how in Jammu and Kashmir is a integral part of India. तो जो हम लोग ये पूरा लड़ते हैं ना कश्मीर को लेके, तो ये पूरा जो, चलो जम्मू में तो कोई ज्यादा नहीं है इशू, लेकिन जो कश्मीर वाला इशू है, वी आर फाइटिंग ओवर इट, राइट। तो ये जो कश्मीर वाला इशू है वो वही है कि कश्मीर पाक कहता है हमारा है और कश्मीर हमारा है, वी हैव रिटन प्रूफ फॉर दैट, राइट। तो ये यहाँ पर पूरी स्टोरी है। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो कुछ जो प्रिंसली स्टेट थे वो कहाँ जाना चाहते थे, लाइक हैदराबाद वॉज सच प्रिंसली स्टेट, जिसको काफी ज्यादा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मनाया था कि प्लीज, है ना, उनको बहुत सारा समझाया थी चीजों के बारे में, एंड ऐसी बहुत सारी चीजें हुई थी, बट दिस इज नॉट फॉर योर पेपर और पार्ट। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटी अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, एंड ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वो काफी ज्यादा टेंस थे कि हम इतने ज्यादा प्रॉब्लम हमारे देश में ऑलरेडी, है ना, वी हैव सच डाइवर्स पॉपुलेशन एंड वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अब हमारे पास
क्या रास्ता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का? एक ऐसा रास्ता जो सबके लिए खुला हो, एक ऐसा रास्ता जो कुछ लोगों के लिए बंद हो। तो यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत चीजें देखनी पड़ेगी। सो द पाथ टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ वी हैव टू सी कि हमारे इंडिया का जो पूरा रास्ता था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वाज इट चैलेंजिंग, हु आर द पीपल एक्चुअली इन्वॉल्व, थोड़ी सी चीजें हैं वो देखते हैं। Our national government movement, our national movement, a struggle to regenerate our country and to transform our society politics. There were sharp differences of opinion with the freedom struggle of the part India should take after independence. ये बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है जब आपको नई नई आज़ादी मिली है, तो पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड इट्स कम्प्लीटली नेचुरल एज वेल। ये काफी नेचुरल भी है कि जब हमारा पार्टीशन हुआ तो पीपल हैड डिफरेंट ओपिनियंस एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। सम बेसिक आइडियाज दैट हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, वो कौन कौन से थे वो देखते हैं। एज फार एज बैक इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950s में बनके रेडी हुआ था, बट 1928 में एक लीडर थे, काफी बहुत ब्रिलियंट लीडर थे, मोतीलाल नेहरू जी। और मोतीलाल नेहरू जी के साथ कुछ 8 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया था। ड्राफ्ट इन द सेंस पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बनाया था, लेकिन बेसिक फाउंडेशन जगह जगह से उठा के लेके आए थे। जगह जगह से कि फ्रीडम क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, कुछ बेसिक चीजें लेके आए थे। एंड इन 1931 द रेजोल्यूशन एट कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ, तो कुछ बातें वहां पर निकल के आती हैं। अब आप बोलोगे कि ये सेशन क्या होते थे? ये जो सेशन होते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारे एरियाज में अपने काइंड ऑफ मीटिंग होती थी इनकी, सो दीज वर कॉल्ड एज सेशन। तो जो भी उस पर्टिकुलर एरिया का लीडर होता था वो उस दिन मीटिंग करते थे, पूरे इंडिया की ब्रीफिंग करते थे वहां पर बैठ के कि ये चल रहा है वो चल रहा है। तो कांग्रेस के काफी ज्यादा सेशंस होते थे, ठीक है। तो ये पूरे ओवरऑल साल चलते रहते थे और हर जगह अलग अलग, रोज रोज अलग अलग जगह होती थी। लाइक एवरी ईयर दे हैड डिफरेंट प्लेसेस बिकॉज दे वांटेड टू इंक्लूड ऑल द पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना। एक ही जगह दे वर नॉट सिटिंग, और वो कमिटेड थे कि हम अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज देंगे, राइट टू फ्रीडम देंगे, इक्वालिटी देंगे और माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन का राइट देंगे। तो बेसिक चीजें क्या हुई? वोटिंग राइट्स हो गया, सब लोग बराबर होंगे, सब लोग आजादी से रहेंगे, और जो माइनॉरिटी के साथ इतनी सारी गलत चीजें होते आ रही हैं बहुत सारे समय से, वो हम हटा देंगे। सो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ऐसा दिखेगा। एक बेसिक्स आइडिया हमने यहाँ पर निकाल लिया कि सब बराबर होंगे, सब लोग बढ़िया से रहेंगे, सब लोग मस्त रहेंगे, बहुत मजा आने वाला है। दस सम बेसिक वैल्यूज तो हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिए थे, कुछ बेसिक वैल्यूज जो हैं वो हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिए थे, वो थे ये बेसिक वैल्यूज, ये जो कि आपको जरूर डेफिनेटली पता होना चाहिए। नाउ द फेमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल आल्सो हेल्ड एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अब इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपको पता है कि जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है ना, एक कानून बनाने वाला, कानून को फॉलो करवाने वाला, वो क्लियर था, जो हमारे यहाँ पर अंग्रेज भी करके जा रहे थे। अंग्रेज ऑलरेडी हमारे यहाँ पर इस तरीके से जी रहे थे। तो वी हैड लेजिस्लेचर, है ना, लेजिस्लेचर वाज बेसिकली द इंस्टीट्यूशन दैट वाज मेकिंग लॉ। देन वी हैड एग्जीक्यूटिव एंड देन वी हैड जुडिशरी। दीज वर सर्टनली ऑर्गेनाइजेशन जो अंग्रेजों के टाइम से चले आ रहे थे, एंड वी वर ओके विद कि हम सब कुछ तो चेंज नहीं करेंगे ना, अंग्रेज तो हमारा पूरा सिस्टम चला रहे थे, बट कुछ चीजें जो अंग्रेज नहीं देते थे वो उसके बारे में विल टॉक। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में वी वर टॉकिंग, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। तो ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू, जो कि हमें क्या था, हमने बोला कि हाँ ये हम हटा देंगे, है ना, क्योंकि ब्रिटिश सबको वोटिंग राइट देते तो फिर इंडिया की गवर्नमेंट बन जाती ना, इंडिया में राज करे तो वही सेम जो साउथ अफ्रीका के साथ करे, वोटिंग राइट नहीं दिया है ब्लैक पीपल को, तो अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे कैसे? देन द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट, काफी सारी चीजें हमें ऑलरेडी करनी आ गई थी, और वो हमने अपना खुद का इंस्टीट्यूशन बनाया और उन पर काम करना शुरू कर दिया। बेसिकली जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हो, है ना, और आपने स्कूल का सारा चीजें समझ लिया है, कल को तुम्हारे स्कूल में कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुम उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन जरूर ढूंढ लोगे, बिकॉज आपको अपने स्कूल का हर एक चीज पता है ना। सेम जैसे हमें अपने घर में कुछ प्रॉब्लम है, हमने वो किसी चीजें सीख ली, अपने छोटे भाई बहनों से वो चीजें समझ ली हैं। The Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935. Now, what do we mean by this statement? ये इतना बड़ा लग रहा होगा, बट इतना बड़ा है नहीं। देखो, जब भी हमारे यहाँ पर अंग्रेज आते थे तो अंग्रेज कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करवाते थे हमसे, एंड उनमें से सबसे एक मेजोरिटी ऑफ द रूल था कि वो बहुत सारे एक्ट पास करते थे, और ऐसा ही एक एक्ट उन्होंने, बहुत ही बड़ा एक्ट, दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया था, जिसमें से हमने मेजर चीजें उठाई और अपने देश में जो हमें सही लगा वो इम्प्लाई कर दी। उनमें से सबसे ज्यादा था, मेनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो ब्रिटेन में थी, और जो यूएस में बिल ऑफ राइट्स था, ये हमने अडॉप्ट कर लिए। रशिया से हमने उठाया सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो बच्चे ये आपको सारी चीजें याद रखनी, हमने अलग अलग हिस्सों से चीजें उठाई हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या उठाया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने आइडियल्स,
किस चीज के, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसी दिखती है वो हमने ब्रिटेन से उठाई, बिल ऑफ राइट हमने यूएस से उठाया, और रशिया से हमने इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल इक्वालिटी की बातें करी है। ऑल दीज फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, मतलब हमने दूसरों के कॉन्स्टिट्यूशन से भी चीजें ली है। हाँ जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंस्पिरेशन ली है ज्यादातर बाहर के देशों से। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। साउथ अफ्रीका से भी हमने लिया हुआ है, कनाडा से भी लिया हुआ है, आयरलैंड से भी लिया हुआ है, आपका अमेरिका से लिया हुआ है, ऑब्वियसली ब्रिटेन से लिया है, रशिया से लिया, और इवन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी चीजें ली हुई हैं। हमने सबके कॉन्स्टिट्यूशन अपने सामने बिछा के रखा और बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन उस सब में से पूरी दुनिया की गलतियों से बना के निकाला है। अब जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे उनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, the drafting of the document called the constitution was done by an assembly of elected representative called the constituent assembly। अब जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब व्हाट डू यू मीन बाय असेंबली? असेंबल होते थे, हाँ जी, ये असेंबल होते थे, कुछ डेट्स डिसाइड करते थे, साल के कुछ महीनों की डेट्स डिसाइड करते थे, पूरे इंडिया में घूमते थे और अपनी बातें आके बताते थे, है ना। ये कुछ मेंबर जो थे ये आके पूरे इंडिया में घूमते थे और अपनी बातें आके बताते थे कि हमें ये चीजें लगी और ये चीजें हमें करनी पड़ेगी। इसके लिए इलेक्शन हुए कि हम किस में भेजेंगे। अब इलेक्शन क्यों हुए होंगे? क्योंकि अगर एक ही मेजोरिटी के लोग भेजे तो प्रॉब्लम, एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी भेजे तो प्रॉब्लम, सिर्फ मेन भेजे तो प्रॉब्लम, सिर्फ वेमेन भेजे तो प्रॉब्लम। तो इसीलिए इसके लिए इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन हुए जुलाई 1946 में, एंड इसकी पहली मीटिंग हुई दिसंबर 1946, बिकॉज इसके अगले ही महीने हम लोग, जो इसके अगले महीने, इसके एक साल के अगले महीने बाद, यानी कि 11 मंथ्स बाद हम लोगों को आजादी मिली थी। तो ये मीटिंग तो हो गई थी, बट इसकी फर्स्ट मीटिंग जो है दिसंबर 1946 में हमें देखने को मिलती है। The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan। तो यहाँ पर हमें दो वेरिएशन भी देखने को मिलेंगी। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इट हैड 299 मेंबर्स, ठीक है। तो जब ये बैठे थे ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, सो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान और इंडिया दोनों का बनने वाला था, बट बीच में क्या हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा, और जब पार्टीशन हो जाएगा तो मेंबर्स भी कम हो जाएंगे। और असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन नवंबर 26, 1949। अब ये जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने अडॉप्ट कर लिया था, मतलब वो बन के रेडी हो गया था, बट हमने उसको जो है एक्चुअली में अप्लाई करा था 26 जनवरी 1950। और ये था रिपब्लिक डे मनाने के लिए, हमने 26 जनवरी दिन हमने तय किया था कि दिस इज द पर्टिकुलर डे जो हम सेलिब्रेट करेंगे। और अभी हम लोग बना के रेडी पहले कर लेते हैं और उसके 2 महीने बाद हम पूरे जश्न से इसको उस दिन से लागू कर देते हैं, ठीक है। इतनी बातें हमने पढ़ी। नेक्स्ट है व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन दैट, वो जो 50 साल पहले बना था वो अभी तक क्यों? और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में आ सकता है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स का ओपिनियन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। वो जो मेंबर्स थे, जो 299 मेंबर्स थे, उनमें से बच्चा आपको जानना होगा कि वो सिर्फ उन लोगों के व्यूज के बारे में बातें नहीं हो रही थी, उनके आइडियाज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, बट पूरी दुनिया को वो, पूरी इंडिया को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। Many countries of the world have to rewrite their constitution afresh because of the basic rules were not accepted to all major social groups or political parties। बहुत सारी कंट्रीज को अपना कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा में लिखना पड़ा, बट इंडिया एक ऐसा जो है कंट्री है जो कि आज भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, और आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि 1950 के ड्यूरिंग 1950s था। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है। पिछले कुछ सालों में हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, कुछ ऐसे प्रोविजन है रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि क्वेश्चनेबल हैं, और उस पर हमने काम भी किया और उसको इम्प्रोवाइज भी किया है। बट लार्ज सोशल ग्रुप या लार्ज नंबर ने बहुत एक साथ मिलके, लाइक मेजोरिटी ने मिलके कभी कॉन्स्टिट्यूशन को क्वेश्चन कर ही नहीं पाए। लिटरली इमेजिन अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज मेड इन द 1949 are still relevant, like 99.9% तो वो आज भी relevant है। 1% here and there we are making changes because of the new things that are always coming up, just like cyber security। नहीं था ना पहले cyber security, तो cyber security लेके आना पड़ा। Then the second reason for accepting the constitution is that constitution assembly में हर पूरे जो है इंडिया से लोग आए थे। It was not that कि सिर्फ एक दिल्ली से लोग ले लिए, no, all the people, the entire Indian people were representing the Constitution Assembly। कोई भी adult franchise उस टाइम नहीं था।
द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कुड नॉट बी चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली सब लोगों ने मिलकर तो नहीं चुना, बट मेनली मेंबर ऑफ जो भी उधर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में थे उन्होंने पूरे इंडिया से लोगों को बुलाया, उनके साथ मीटिंग करी और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करी. इन शॉर्ट, फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ ऑल मेंबर फ्रॉम द रीजन ऑफ कंट्री. ज्योग्राफिकल मतलब सबका रिप्रेजेंटेशन होगा भाई, कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, सबका रिप्रेजेंटेशन होगा. एंड ऑब्वियसली इट वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस. उस समय ये बहुत ही बड़ी पार्टी होती थी और इसने हम लोगों को फ्रीडम भी दिलाया था, हेंस इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी. और ये उस टाइम इतनी बायस्ड भी नहीं थी. Included a variety of political groups and opinion, and the assembly had many members who did not agree with the Congress itself. कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कांग्रेस की बातों से नहीं मानते थे. That's the beauty of Congress. An assembly representative member from different groups, caste, classes, religions, and occupation as well. And finally, the manner in which the Constituent Assembly worked gives sanctity to the Constitution. अब हमारा एकदम पवित्र संविधान आपके सामने बनके तैयार है. हर पड़ाव पर इस हमारे संविधान ने अपना टेस्ट दिया है. उसके बाद कुछ बेसिक प्रिंसिपल डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन द सीए. सीए कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात नहीं हो रही, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ड्राफ्टिंग कमेटी एक जो है बनाई गई थी. ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे मेन रोल था कि बहुत ज्यादा जो मेजोरिटी ऑफ द चीजें होंगी वो उसको उस कमेटी के पास ही वो सारी चीजें जाके आगे कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगी. और उस कमेटी को लीड कर रहे थे हमारे प्यारे से बी आर अम्बेडकर जी. ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इन्होंने 2000 अमेंडमेंट करे हैं, 114 डेज लगाए हैं और लगभग 3 साल लग गए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, लाइक लिटरली, है ना. Every document presented, every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved, called Constituent Assembly debates. ये 3 साल तक, ऑब्वियसली 3 साल में कितने डेज होते हैं? अराउंड 600 प्लस डेज होते हैं, लाइक 600 से भी काफी ऊपर, है ना. अगर 365 होते हैं तो 365, 361, 365 कि हर रोज थोड़े मिलते थे. दे मेट फॉर 148 डेज. ये 148 डेज एक महीने बाद, एक महीने में एक बार, 2-3 महीने में एक बार मीटिंग करते थे. एंड जब भी मीटिंग करते थे जो भी बातें होती थी सब राइट, इट वाज रिटन कि कौन क्या बोल रहा है. एवरी डिबेट इज स्टिल रिकॉर्डेड एंड स्टिल प्रिजर्व्ड. अगर आप कभी चाहोगे तो इट्स लाइक अ ह्यूज चंक ऑफ बंडल ऑफ पेपर्स जिस पर सब कुछ लिखा हुआ है कि बी आर अम्बेडकर जी क्या बोल रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी क्या बोल रहे हैं, व्हाट एवरी अदर लीडर इज सेइंग इज रिकॉर्डेड. When printed these debates what 12 बल्कि वॉल्यूम्स, 12 भयंकर किताबें हैं बड़ी बड़ी, और ये आज आपको मिल जाएंगी. ऑब्वियसली इंटरनेट पर तो नहीं मिलेंगी, है ना, बट दीज आर प्रिजर्व्ड. अगर कोई चाहता है तो ही और शी कैन ऑब्वियसली गो थ्रू देयर. ठीक है. अब हम बात करते हैं हमारे कुछ गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातें, उनके बारे में हम बात करेंगे. जल्दी से बताओ तुम लोगों को कोई डाउट यहाँ तक? गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज. महात्मा गांधी जी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, रिमेंबर दिस. He was not part of the constituent assembly. वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे थे. ठीक है. There were many members who followed his vision, but जो लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे उनका विजन था आएगा, वो अपनी दुनिया को कैसे देखते हैं, अपने प्यारे भारत को कैसे देखते हैं, वो जरूर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है. Writing in his magazine which was Young India was actually the magazine of Mahatma Gandhi ji. In 1931 he had spelled out what he had wanted to look the constitution like. तो उन्होंने अपने पूरे इस मैगजीन में जो उन्होंने लिखी थी 1931 में, 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. बिफोर 20 years ही इमेजिन्ड मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखेगा, उन्होंने लिखा था. और उसको सारा सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. जैसे कि उन्होंने लिखा था कि मैं जब अपने दुनिया को आजादी मानूंगा जब पुअर जो इंसान है वो इक्वल होगा, कोई हाई क्लास कोई लो क्लास नहीं होगा सोसाइटी में, सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे, परफेक्ट हार्मनी होगी, कोई भी अनटचेबिलिटी यानी कि कोई भी माइनॉरिटी या ये सब चीजें नहीं होंगी, हो रही है सोसाइटी में, प्रोटेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में. और दे शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स. और कोई महिलाओं को अच्छा अधिकार मिले एंड अनटचेबिलिटी ना हो, यानी कि माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें, परफेक्ट हार्मनी से रहें, इससे ज्यादा और इंसान को क्या ही चाहिए. और ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी इनकलकेटेड है. डॉक्टर अम्बेडकर हु प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट ही हैड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग. इनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि इन्होंने रिजर्वेशन देना था, एंड दैट इज आई थिंक ग्रेट ऑल्सो, आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. Jawaharlal Nehru ji giving famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on August 15. जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था, एंड कुछ एक बहुत फेमस स्पीच भी है जो कि आपको पता है. लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी एंड नन द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज
नॉट होली और इन फुल मेजर, ये आप पूरा पढ़ सकते हो। और ये आपसे पूछा जाता है, ये स्पीच इन्होंने पूरी दी हुई है जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रहे। अब बात करते हैं फिलोसफी ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं। हमने आपको जैसे कि पता है, हमने पूरी दुनिया से इंस्पिरेशन लिया है, बट जो हमारे इंस्पायरिंग वैल्यूज है वो प्रियम्बल में, एंड प्रियम्बल इज बेसिकली कॉल्ड एज द इंट्रोडक्टरी पेज। जैसे इंट्रोडक्शन वाला पेज होता है ना, वैसे वाला होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक वैल्यूज, और उसी को ही प्रियम्बल कहता है। तो नाउ इफ समबडी इज गोना आस्क यू कि प्रियम्बल क्या होता है, तो बेसिक या फिर क्या है, जो भी स्टार्टिंग चीज है, जो भी हमारा जहां से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो रहा है, वो प्रियम्बल ही है। इसमें हमने अमेरिका से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ली है। Most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with their preamble, और ज्यादातर जो कंटेम्प्रेरी दुनिया, कंटेम्प्रेरी मतलब प्रेजेंट जितने भी स्टेट्स हैं, उन्होंने सबने अपने संविधान में सबसे पहले प्रियम्बल ही लिखा है। द प्रियम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम, ऐसे एक पोएम लगता है, आप जरूर देखना। ये प्रियम्बल एनसीईआरटी में दिया होता है हमेशा, एनसीईआरटी के फर्स्ट और सेकंड पेज में यू कैन सी दिस प्रियम्बल, एंड इट कंटेन्स फिलोसफी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज पर बना है, और इसको सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रियम्बल को हम आत्मा कहते हैं अपनी, बिना आत्मा के फिर बॉडी का कोई काम नहीं, राइट। और ये है हमारा प्रियम्बल। क्या लिखा हुआ है इस प्रियम्बल में? वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, वी हम पूरे भारत के लोग, सोवर्न सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी इज द भाईचारा, इक्वालिटी इज द बराबर, लिबर्टी इज द आजादी, एंड जस्टिस इज द न्याय। लाइक आप किसी भी सिचुएशन में हमेशा न्याय ऊपर होगा, आपके साथ कभी कोई गलत नहीं होने देंगे, ये हमारा संविधान शपथ लेके आपको कहता है। एंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 डू hereby adopt, enact and give ourselves this constitution। ओके, और अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। The Constitution of India is a very long and detailed document, and it needed to be amended quite regularly to keep it updated, which obviously becomes very obvious also. They did not see it as a sacred or static or unadulterable law, so they made provision to incorporate changes from time to time, so they called them constitutional amendment. अब obviously ऐसा नहीं है कि वो एक rigid document है। Now rigid होता है कि आप उसको कुछ छेड़ ही नहीं सकते, है ना, या फिर ऐसा हो सकता है आप उसको कुछ भी छेड़ दो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बीच की नाव में खड़ा है, बीच की नाव में, कि आप उसे कभी कभी अमेंड कर सकते हो आप, लेकिन आप उसको 100% अमेंड नहीं कर सकते हो। अगर चेंजेस का रिक्वायरमेंट है, सोसाइटी में लोग चेंजेस चाह रहे हैं, तो फिर चेंजेस होंगे, और चेंजेस होंगे तो उनको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट्स का सिनोनिम है चेंज। ओके, चलो। तो लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चीजें हैं जो कि कैसे गवर्नमेंट चलेगी, सारी चीजें बहुत ज्यादा लिमिटेशन गवर्नमेंट पे लगाई जा सकती है। गवर्नमेंट जब चाहे, मोदी जी जब चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है, अदरवाइज जुडिशरी फिर उसको देखेगी। कुछ चीजें हैं बच्चे लोग जो कि आपको हमारे चैप्टर से देखनी है डेफिनेटली। कुछ वर्ड्स हैं, की टर्म्स है जो कि आपको यहाँ पर देखनी है। अपार्थाइड सिस्टम हमने कर लिया, क्लॉज क्या एक डिस्टिंक्ट सेक्शन होता है डॉक्यूमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमने देख ली, कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया, अमेंडमेंट हमने देख लिया, ड्राफ्ट का क्या होता है, जो है रफ कॉपी आप कह सकते हो। सो ये प्रिलिमिनरी वर्जन होता है। फिलॉसफी मैंने आपको समझा दिया। प्रियम्बल वी हैव गिवन। ट्रेशन मतलब कि देशद्रोही, बेसिकली जो है अपने देश में कुछ तो गलत कर रहा है, और ट्रस्ट यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि मीटिंग हमने करी, और ये मीटिंग जिसमें कि हम सब एग्री करते हैं। So this was all about this chapter. I taught you this chapter in so much detail. Now everything that is probable in your exam जो chapter से आ सकता है, वो मैंने आपको हर एक चीज बताई है। So that was all about this video. That was all about this chapter. This chapter is very lengthy and in general बहुत ही अच्छी सारी चीजें हैं इसमें, but मैंने आपको बहुत बढ़िया से in detail में सारी चीजें समझाई हैं। Now since we have done this chapter, next video आपको जो मिलेगी, in that video we are gonna cover the objective questions of this chapter, which are also called the MCQ multiple choice question. ठीक है, सो आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और मस्त रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।